जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। आज सुबह सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकियों के खिलाफ सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने साझा ऑपरेशन किया, जिसमें त्राल के सतूरा गांव में आतंकियों को घेरने में सफलता मिली। एरिया वही है जहाँ पे ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें काफी से ज्यादा क्योस और महम है। अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, इसको तराल एरिया कहते हैं। हमने जो पॉलिसी अपनाई है कि टेररिस्ट को नहीं छोड़ा जाएगा चाहे कुछ हो जाए, ये उसी के तहत ये सक्सेस हासिल हुई है और 1-2 आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। ये साफ तौर पे जता रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उनका मोरल गिर रहा है, उनकी मोटिवेशन लेवल गिर रही। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 102 आतंकियों को मार गिराया है। पिछले 7 साल में इस बार जनवरी में जुलाई तक की अवधि में सबसे ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े कई अन्य आतंकवादी सूचियों तैयार की है। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर बशीर लश्करी और हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी सब्जार अहमद भट्ट भी शामिल है। 12 जुलाई तक 102 आतंकियों के मारे जाने के साथ पिछले 7 साल में ये सर्वोच्च आंकड़ा है। इससे पहले 2010 में जनवरी और जुलाई के बीच सबसे ज्यादा 156 आतंकी मारे गए थे। पिछले साल इस अवधि में 77 आतंकी मारे गए थे। एक अभियान के तहत विभिन्न संगठनों के आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। आतंकियों के खिलाफ ज्यादातर अभियान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में हुआ है। इसके अलावा उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा तथा सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में भी आतंकियों का एनकाउंटर किया गया है। वहीं अमरनाथ यात्रियों पर हमले को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक जवान को हिरासत में लिया है, जो इस समय पीडीपी विधायक एजाज अहमद मीर के ड्राइवर के रूप में तैनात है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। हमले में शामिल 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को अनंतनाग के बटेंगू में तीर्थयात्रियों के बस पर हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई। 7 महीने पहले तौसीफ को जम्मू कश्मीर पुलिस के सिक्योरिटी विंग से हटाकर एमएलए के ड्राइवर के रूप में तैनात किया गया था। आईजीपी मुनीर खान ने कहा कि तौसीफ के आतंकवादियों से लिंक्स सामने आए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले की जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को 6 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन किया था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाला सत्तारूढ़ महागठबंधन नाजुक दौर पर पहुंच गया है। नीतीश के जदयू ने रेल होटल घोटाले में फंसे राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार से अकूत संपत्ति का हिसाब मांगा है। उधर लालू यादव ने कहा कि उनके बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर महागठबंधन में लगातार बढ़ रही दरार को कम करने के लिए अब कांग्रेस मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों से बातचीत की है। माना जा रहा है कि लालू यादव के रांची से लौटने के बाद आज इस पर कुछ फैसला आए। हालांकि जो बीच का रास्ता है उसमें तेजस्वी यादव का इस्तीफा तय माना जा रहा है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर महागठबंधन को एकजुट रखना चाहती है, खासकर उपराष्ट्रपति के चुनाव तक, और इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार और लालू यादव से बातचीत कर हल निकालने की गुजारिश की है। भी एफआईआर हुई है, क्या हुआ है, इसको एफआईआर कर देना ये सफिशिएंट कारण नहीं होता इस्तीफा का। इसलिए विधानमंडल ने जो तय किया हमारा, हम उस पर कायम हैं कि भाजपा का ये जो चल रहा है खूनी ये सब खेल हो रहा है, सब बाल बच्चों से लेकर के चारों तरफ घेरने का, हमारे तरफ से गठबंधन पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश और लालू दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही मिले हुए सत्ता इन दोनों में से कोई नहीं छोड़ना चाहता। अपनी सत्ता को बचाने के लिए कोई भी स्टेप उठा सकते हैं, सारा चीज तिलांजलि में दे देंगे और वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी इनके दबाव में भी आ सकते हैं। शुरू दिन से ही हमने कहा कि साहब ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे। इस बात को समझ करके नीतीश कुमार को अगर हिम्मत थी
तो उसी दिन उनको डिसमिस कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए था। चीन मसले पर आज फिर सर्वदलीय बैठक है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस, वाम एवं सपा सहित विपक्षी दलों के 19 नेताओं को चीन के साथ तनातनी एवं कश्मीर के मुद्दों पर जानकारी दी। इस बैठक के बाद विपक्षी दलों के कई नेता सरकार की दलीलों से नाखुश नजर आए। वहीं सरकार ने बैठक में शामिल नहीं होने वाले दलों के सांसदों के लिए शनिवार को फिर से बैठक बुलाई है। सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार विपक्ष की चीन मसले पर अपने पाले में लेना चाहती है। शुक्रवार की बैठक में विपक्षी नेताओं को गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री अरुण जेटली और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित शीर्ष अधिकारियों ने विपक्ष को चीन मसले पर जानकारी दी। इससे पहले शुक्रवार को चीन और कश्मीर के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद, जेडीयू के शरद यादव, सीपीएम के सीताराम येचुरी और डीएमके की करीमोची सहित कई नेता मौजूद रहे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विपक्ष के नेताओं को डोकलाम में भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बारे में बताया। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में हालात सुधारने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाने की जानकारी दी। विपक्ष ने कहा कि देश हित के मुद्दे पर सभी दल सरकार के साथ हैं। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली सहित एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद थे। इससे पहले राजनाथ सिंह के घर पर एक और बैठक हुई जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, एनएसए अजीत डोभाल, नए गृह सचिव राजीव गाबा मौजूद थे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में सर्वदलीय बैठक का एजेंडा तय किया गया। सीमा विवाद खास करके डोकलाम के संबंध में सरकार के तरफ से जो है पूरी की पूरी जानकारी जो है विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने जो है देने का काम किया। आम राय थी कि राष्ट्रीय हित के साथ में कोई समझौता नहीं हो सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसको सर्वोपरि मानती है और उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें एक आवाज पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार और जो भारत हित है उसके पक्ष में बोल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज भी पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं से मिलेंगे। इस मुलाकात का उद्देश्य देश भर में संगठन को मजबूत करना है। शाह स्थानीय इकाई कार्यालय का दौरा भी करेंगे। अमित शाह सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों, महासचिवों से भी मिलेंगे। बीजेपी के मुखिया दिल्ली में 2 दिनों का प्रवास कर रहे हैं। ये प्रवास बीजेपी अध्यक्ष के देश भर में चल रहे प्रवास कार्यक्रम का एक हिस्सा होगा। दिल्ली में पार्टी के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव में मिली जीत के बाद दिल्ली में हुए कामकाज की रिपोर्ट भी उनको दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद से लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप है। खतरनाक विस्फोटक को विधानसभा के अंदर किसने पहुंचाया और क्यों पहुंचाया, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एनआईए और यूपी एटीएस ने साझा जांच शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एनआईए भी विस्फोटक कांड की जांच में जुट गई है। एनआईए के साथ यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी इस मामले की जांच कर रहा है। कल देर रात दोनों टीमों ने विधानसभा के चप्पे चप्पे को खंगाला। दोनों टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने न सिर्फ मौके की जांच पड़ताल की बल्कि विधानसभा में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में लिया। करीब 2 घंटे तक यूपी एटीएस और एनआईए की टीम विधानसभा के अंदर रही। एनआईए आतंकवाद से जुड़े केस की जांच करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्फोटक मिलने की घटना को आतंकी साजिश कहा था और एनआईए से जांच की बात कही थी। विधानसभा में विस्फोटक P10 मिलने के मामले में जहां एनआईए देर रात विधानसभा पहुंची और अपनी जांच तेज करते हुए अब एनआईए होटल आर्यन में विधायकों के जितने भी करीबी पिछले 1 महीने में आए हैं उनकी जानकारी जुटा रही है। बता दें कि रात 2 बजे तक राज्य संपत्ति विभाग खुला रहा और गेस्ट हाउस और सरकारी आवासों में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। मानसून सत्र
शुरू होने से ठीक पहले ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो विपक्ष को बैकफुट पर धकेल सकते हैं और सत्ता पक्ष उसे घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। खबर है कि यूपी सरकार अपने अंतिम दिनों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आतंकवादियों की सूची में डालना चाहती है। भागवत को हिंदू आतंकवाद के जाले में फंसाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के मंत्री कोशिश में जुटे हैं। अजमेर और मालेगांव ब्लास्ट के बाद यूपीए सरकार ने हिंदू आतंकवाद थ्योरी थी। इसी के तहत सरकार मोहन भागवत को फंसाना चाहती थी और इसके लिए एनआईए के बड़े अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा था। निजी चैनल को मिली जानकारी के मुताबिक जांच अधिकारी और कुछ वरिष्ठ अधिकारी अजमेर और दूसरे कुछ बम ब्लास्ट मामले में तथाकथित भूमिका के लिए मोहन भागवत से पूछताछ करना चाहते थे। यह अधिकारी यूपीए के मंत्रियों के आदेश पर काम कर रहे थे, जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी शामिल थे। ये अधिकारी भागवत को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहते थे। तमाम ऐसे राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी संगठनों के लोग ऐसे लोगों के हिट लिस्ट में जरूर थे, ये बात सच है। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो ताकतें इस तरह का काम कर रही थी वो बार बार एक्सपोज हुई हैं और इस बात और ये साजिश थी कि अंत में जो चुनाव के पहले जो हमारी रीढ़ की हड्डी है बीजेपी की आरएसएस, उसको बदनाम कर दें, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया था महात्मा गांधी की हत्या में। तो ऐसे ही इसको भी यानी बदनाम करें और मोहन भागवत को इंटरोगेशन के लिए बुलाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करें और चुनाव में फिर ये घोषणा करें कि ये हिंदू टेरर बड़ा डेंजरस है और हम सबको वोट देना चाहिए। वो उल्टा चला गया। आजम खान एक बार फिर विपक्ष पर बिफरे हैं। आजम खान ने कहा है कि सुरक्षा की अगर बात करें तो वो भगवान भरोसे है और हालात काबू से बाहर हैं। वहीं एक बार फिर उन्होंने कहा कि विशेष वर्ग के लोगों के साथ हिटलर के जमाने जैसा व्यवहार हो रहा है। पता नहीं 2019 तक लोगों को जीने का हक होगा या नहीं। देश राज्य बिल्कुल भयानक अराजकता की चपेट में और एक विशेष वर्ग से तो ऐसा बर्ताव हो रहा है जो कमोबेश हिटलर के जमाने में। अब जो है बहरहाल हालात तो ये काबू से बाहर है, या ये कहिए कि इन्हीं हालात के लिए सरकारें बनी हैं और 2019 का चुनाव जो न कराया। पता नहीं किन लोगों को अब रहने और जीने का अधिकार। चलिए अब खबर 100 में वक्त हो चला है हेडलाइंस का। बिहार में नाजुक दौर से गुजर रहा है महागठबंधन। जेडीयू के अल्टीमेटम के बावजूद नहीं झुकते दिख रहे लालू यादव, बोले इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी। यूपी विधानसभा में विस्फोटक बरामदगी मामले में एनआईए जांच शुरू। रात 2 घंटे बिल्डिंग के चप्पे चप्पे को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज की भी की जा रही है जांच। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हुए हमले की जांच शुरू और तेज हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीडीपी विधायक एजाज अहमद मीर के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। आतंकियों से जुड़े होने के शक में हुई गिरफ्तारी। संसद के मानसून सत्र से पहले चीन मसले पर विपक्ष के साथ तालमेल बनाने में जुटी मोदी सरकार। आज फिर है चीन मसले पर सर्वदलीय बैठक। शुक्रवार की बैठक में शामिल नहीं हुए दलों को दिया गया न्यौता। मुंबई दौरे पर है एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। बीजेपी विधायकों और सांसदों से मांगेंगे समर्थन। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री नहीं जाएंगे कोविंद। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं खबर 100 की। बाढ़ और बारिश से आधा हिंदुस्तान परेशान है। बारिश के बाद बाढ़ को लेकर योगी सरकार हरकत में आ गई है और नदियों की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों और मंत्री बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण दे दिए गए हैं। वहीं कुशीनगर में भी लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांव में पानी भरा हुआ है। कुशीनगर में धर्मपाल सिंचाई मंत्री इन गांव का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। हवाई यात्रा के जरिए उन्होंने इन गांव का जायजा लिया।
जायजा लेने के बाद धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जायजा लेने के बाद धर्मपाल सिंह ने कहा कि सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव और स्टीमर्स की मुहैया कराई जाएगी। एसएसपी को निर्देशित कर दिया गया है, बाढ़ चौकी स्थापित कर ली गई है, पशुओं के लिए भूसे का प्रबंध करा दिया गया है, मेडिकल की भी प्रबंध हो गया है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी करा दी गई है। बाढ़ में लोग फंसेंगे उनको निकालने के एनडीआरएफ और जिले के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। बाढ़ राहत चौकियां भी स्थापित कर दी गई हैं, राहत सामग्री का भी प्रबंध कर दिया गया है। कुशीनगर में किसी तरीके से अब जनहानि और धनहानि नहीं होनी। गंगा सहित कई नदियों में लगातार जलस्तर वृद्धि से कई शहरों में बाढ़ आ गई है, जिसका असर वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। घाट किनारे रहने वाले लोग अपने सामानों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिले के जिलाधिकारी महोदय से अनजान दिखे और मीडिया कर्मियों को ही सही जानकारी रखने की सलाह दी। डीएम ने कहा कि गुरुवार से गंगा का जलस्तर घट रहा है। वहीं इससे उलट केंद्रीय जल आयोग वाराणसी के अभियंता संजय चौरसिया ने कहा कि गंगा का जलस्तर लगातार 2 से 3 सेंटीमीटर ज्यादा हुआ है। अब ऐसे में कौन सच बोल रहा है, ये जान पाना मुश्किल हो गया है। सूचना को पहले करेक्ट करिए। कल शाम से पानी घट रहा है। देहात क्षेत्र हैं जो पारंपरिक रूप से ढाब का क्षेत्र है, वहाँ पे सारे एहतियाती हम लोगों ने कदम उठा लिए हैं। बाढ़ का कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अभी तक ऐसी कोई अलार्मिंग स्थिति नहीं आई है, लेकिन हर 4 घंटे में हम लोग स्थिति की सूचना ले रहे हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां रोहिड़ा थाने के थानाधिकारी के साथ पुलिसकर्मी जीप के साथ नदी के बहाव में फंस गए। किसी तरह से इस पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई। बता दें आपको, रोहिड़ा थानाधिकारी साबिर सिलावट पुलिसकर्मियों के साथ गश्त पर निकले थे। उसी दौरान भीमाणा और तारुंगी के बीच सकूली नदी में पानी का तेज बहाव आया, जिसमें जीप फंस गई और ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा। हालांकि गाड़ी पलटने से पहले ही थानाधिकारी और पुलिसकर्मी गाड़ी से कूद गए और अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर आसपास के थानों के पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे। जीप को बाद में ग्रामीणों की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। बता दें आपको कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बाढ़ के ही पानी में कुशलगढ़ के एसडीएम रामेश्वर दयाल बह गए थे और उनका शव बरामद हुआ था। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भी बरसाती नाले में कुशलगढ़ के एसडीएम रामेश्वर दयाल ने अपनी गाड़ी उतारने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम रामेश्वर दयाल को ये जोखिम बहुत भारी पड़ा। नाले के पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी पानी के बहाव के साथ बहती चली गई। देर शाम एसडीएम रामेश्वर दयाल का शव बरामद हुआ। एसडीएम रामेश्वर दयाल की गाड़ी जहां से बही, वहां से 3 किलोमीटर दूर उनका शव बरामद हुआ। गाड़ी बहने के दौरान एसडीएम रामेश्वर दयाल के ड्राइवर को लोगों ने बचा लिया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। पंजाब के पटियाला के रिश्तों की तार तार करने वाले एक घटना सामने आई है, जहां एक बहू को उसके ही ससुराल वालों ने जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस के मुताबिक घटना गुरुवार की है। बताया जाता है कि पीड़ित मीना कश्यप की शादी 2 साल पहले पटियाला के नाभा गेट वासी दलजीत के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, महिला ने जब एक बेटी को जन्म दिया तो उसके साथ पति और देवर ने दरिंदगी की। मीना का पति उसके साथ अक्सर मारपीट करने लगा। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एक दिन मीना थाने पहुंची और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया, जिसके बाद पति पत्नी अलग रहने लगे। इसके बाद भी ससुराल वालों ने दरिंदगी कम नहीं की। हद तो तब हो गई जब मीना किसी काम से ससुराल पहुंची तो उसके देवर ने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। मीना किसी तरह वहां से अपनी जान बचा फर्नीचर की दुकान पर आ गई। राजस्थान के मनचले को लड़की को छेड़ना महंगा पड़ गया। भीड़ ने कानून अपने हाथ में लेते हुए खुद की मनचले की पटाई कर डाली। शाहजहांपुर में बिना ड्राइवर के स्टार्ट खड़ी बस अचानक चल पड़ी, जिससे 4 यात्री कुचले गए। एक यात्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए।
बांदा में एक मां और उसके 3 बच्चों ने जहर खा लिया। मां और 2 बच्चे मर चुके हैं। एक की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।